नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। संजय झा के बयान और सम्राट चौधरी के पोस्टर विवाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संजय झा ने साफ कहा है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और जिससे एनडीए में लीडरशिप चेंज लगभग इस बार तय मानी जा रही है और लगातार ये चर्चा भी चल रही है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के समर्थन में लगे पोस्टर का फाड़ा जाना बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों पर सवाल खड़ा करती है। बीजेपी से दूरी बना रही है जबकि आरजेडी इसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ओबीसी लीडरशिप के विरोध से जोड़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी में सीएम चेहरे पर पूरी सहमति है या अंदर खाने खींचतान अभी जारी है, और क्या नीतीश के बाद बिहार में पावर बैलेंस पूरी तरह बदलने वाला है। अब जो फॉर्मूला चर्चा में है वो इंटरेस्टिंग है। सीएम बीजेपी का, डिप्टी सीएम जेडीयू का और मिनिस्ट्रियल नंबर जो है वो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। ऑन पेपर सब इक्वल लगता है, बट पॉलिटिक्स में रियल गेम नंबर का नहीं कंट्रोल का होता है। यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है कि क्या जेडीयू इस सेटअप में जेन्युइनली इक्वल पार्टनर रहेगी या फिर धीरे धीरे एक सपोर्टिंग रोल में चली जाएगी। और अगर टाइमलाइन देखें तो 13 अप्रैल लास्ट कैबिनेट, 14 को रेजिग्नेशन, 15 को नई सरकार, तो ये कोई सडन चेंज नहीं लग रहा बल्कि एक वेल प्लान ट्रांजिशन दिखता है। तो बिगर पिक्चर ये है कि क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट चेंज है या बिहार में एक न्यू पावर स्ट्रक्चर क्वाइटली बिल्ड हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या नीतीश कुमार पीछे हट रहे हैं या बस फ्रंट सीट छोड़कर बैक सीट से स्टीयरिंग पकड़ने की स्ट्रैटेजी है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने बिहार की राजनीति में जो अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ा दी है। संजय झा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि खरमास के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इसी बीच सम्राट चौधरी के समर्थन में लगे पोस्टर का फाड़ा जाना बीजेपी के अंदर डायनामिक पर सवाल खड़े करता है। बीजेपी आधिकारिक तौर पर इससे दूरी बना रही है जबकि आरजेडी का अगर हम देखें तो इसे ओबीसी लीडरशिप के विरोध और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बता रही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर एक राय नहीं है, और क्या कास्ट इक्वेशन जो कि ओबीसी वर्सेस अपर कास्ट फिर से डिसाइसिव फैक्टर बन रहा है, और क्या नीतीश के एग्जिट के बाद एनडीए में पावर बैलेंस बदलने वाला है। देखिए, बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर के जो एक सहमति की बात है, तो वो आपसी सहमति बिना हुए ही मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। ये तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जो दो बड़े नेता हैं, ये लोग ही स्वविवेक से तय करते हैं। हाँ, जो बिहार बीजेपी की जो कोर टीम है, उससे राय सलाह जरूर ली जाती होगी। तो जो जहां तक इनके पोस्टर फाड़ने का सवाल है, इतना तो तय है कि सम्राट चौधरी को लेकर के जो बिहार बीजेपी के जो नेता हैं, इनमें कोई सहमति नहीं है या फिर संघ और बीजेपी में पूर्ण सहमति नहीं है। जो भी निर्णय होगा केंद्रीय नेतृत्व का, सब लोग मान लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन जहां तक सहमति और असहमति की बात है, ये कभी ये मसला सुलझता नहीं है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय है वो माना जाता है। और दूसरी बात है कि देखिए, वाल्मीकि समाज संघ के द्वारा जो पोस्टर लगाया गया था जिसमें सम्राट सरकार हो, इस तरह की बात कही गई थी, तो इसको आनन फानन में फाड़ दिया गया। और फाड़ने वालों में कोई कार्यकर्ता नहीं है, जो सुरक्षा गार्ड हैं बीजेपी के ऑफिस के दफ्तर के आगे, वो लोग ही फाड़ दिए। तो इसमें एक संभावना ये भी है कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी ही उनके ही कहने पे फाड़ा गया हो, क्योंकि ये पोस्टर लगाया गया और फाड़ा गया। इसमें बिहार बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो चुप हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। बीजेपी में एक रेमेडी भी है कि जिसका नाम आ गया या एन आखिरी वक्त तक अगर कोई नेता थोड़ा सा भी चहलकदमी मचा दिया अपनी दावेदारी को लेकर के, तो उनका नाम कट जाता है। सम्राट चौधरी पूर्ण रूप से सतर्क हैं और वो इस चीज को जानते भी हैं। तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी के कहने पे ही हारा गया हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस तरह के पोस्टर को फरवाएंगे या कोई दूसरा नेता फरवाया होगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सहमति नहीं है, दूसरी बात है कि सम्राट चौधरी चौकन्ने हैं, सावधान हैं, और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री आखिरी बार पटना से दिल्ली गए, उनके साथ संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, वहां वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 37 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें बिहार में
5 लोग थे, यानी नीतीश कुमार के साथ साथ 4 और लोग भी हैं। लेकिन जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा वो केवल नीतीश कुमार अकेले ही लेंगे। शेष जो 4 लोग हैं वो खरमास के बाद यानी 16 अप्रैल को वो लोग शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, जिसमें स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी हैं। तो सारे लोग लेंगे खरमास के बाद। हाँ, नीतीश कुमार जो हैं वही 10 अप्रैल को जाकर के, कल ही जाकर के वो राज्यसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण लेंगे। और शेष जो नीतीश कुमार को छोड़ करके जो शेष 36 सदस्य हैं राज्यसभा का, वो कब लेंगे, कैसे लेंगे, इसकी कोई खबर उस तरीके से नहीं है। और नहीं उस पे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी भी कोई टिप्पणी है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से अकेले या सबसे पहले शपथ ग्रहण दिलवाया जा रहा है, तो ये बिहार की जो नई सरकार है उसको बनाने की कवायद है। ये केवल शपथ ग्रहण नहीं है। यानी जिस तरह की बात जदयू के कुछ नेता कह रहे थे कि वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उस तरह की कोई बात नहीं है। ये राज्यसभा का सदस्य बनेंगे, आएंगे 14 तारीख के बाद, यानी जो खरमास है उसके बाद वो रिजाइन भी दे देंगे और नई सरकार बनेगी। ये कहा जा रहा है कि एनडीए की जो बैठक होगी यहाँ पे 15 तारीख को, उसी में नीतीश कुमार ही जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम बताएंगे, जो भी बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा। इस वक्त बिहार बीजेपी के जितने भी कोर कमेटी के जो नेता हैं वो सब कल दिल्ली जाने वाले हैं। तो कल उनकी दिल्ली में भी बैठक होगी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही। तो नामों की सहमति अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ये है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा उससे इन बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं उन लोगों को ब्रीफ किया जाएगा, समझाया जाएगा और उसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा। असली जो खींचतान जो चल रही थी सरकार बनाने को लेकर के, तो वो मसला आज भी अटका हुआ है। जैसे बिहार में जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री का जो मसला है वो अंत में ही तय होता है, वैसे ही जब तक मंत्रियों का शपथ ग्रहण न हो तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि गृह मंत्रालय किसके पास गया या स्पीकर का पद कौन किसके पास गया। लेकिन जहां तक बात आ रही है छन करके, उसमें गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहेगी। अभी तक जो जदयू है वो स्पीकर के पद को लेकर के अड़ी हुई है या उस पर बार बार दावेदारी कर रही है। गृह मंत्रालय को लेकर के कॉम्प्रोमाइज कर ली है बीजेपी। अब अध्यक्ष का जो पद है वो भी महत्वपूर्ण पद है। बहुत ही जहां सरकार गठबंधन की हो, कोई भी एक पार्टी की सरकार नहीं हो, और खासकर जदयू जब दोनों खेमों में जाके समय समय पर सरकार बनाती रहती हो, ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि स्पीकर का पद भी जाए। लेकिन देखने वाली बात है बीजेपी कैसे हैंडल करती है। बीजेपी निश्चित तौर पे इस वक्त जदयू को भी प्रभावित कर रही है, उसके आंतरिक निर्णयों को भी प्रभावित करने की स्थिति में आ गई है। तो ये सारी बातें अब 2 से 3 दिनों में पता चल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार अकेले जा रहे हैं, शपथ ग्रहण राज्यसभा का लेंगे, आएंगे और फिर सब कुछ जिस तरीके से पहले से तय हो चुका है उसी गति से बिहार में नई सरकार का गठन होना शुरू हो जाएगा। सर, बिहार के पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा हम कहते हैं कि राजनीतिक भूचाल आ गया या फिर इस तरह के कई शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ऊपर ऊपर से शांत है लेकिन अंदर से बेहद कैलकुलेटेड ट्रांजिशन फेज में नजर आ रही है। एक एक घटना को जोड़कर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम नीतीश कुमार का 10 अप्रैल को अकेले राज्यसभा की शपथ लेना और बाकी जो 36 सांसद हैं उनका 16 अप्रैल को शपथ लेंगे और 3 दिन का वक्त तय हुआ है। ये सिर्फ तारीख का फर्क नहीं है बल्कि एक प्रायोरिटी सिग्नल है। ऐसा लगता है कि उनके लिए एक अलग टाइमलाइन सेट की गई है जो या तो स्वास्थ्य कारणों से जुड़ी हुई है। क्यों नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर पहले से ही जिस तरह से सवाल उठते रहे हैं, पब्लिक अपीयरेंस तो हम देखे हैं कई बार, लेकिन जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग से नीतीश कुमार अब नहीं जा रहे हैं, पूरी तरह से कंट्रोल मूवमेंट चल रहा है उनका। ऐसे में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठ रहा है और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये लग रही है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा तो जा रहा है लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सदन की कार्रवाई में नीतीश कुमार कितने सक्रिय होते हैं। जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि शिबू सोरेन का केस ही अगर हम देख ले तो वो सदस्य तो थे लेकिन जब भी जरूरत पड़ती थी तो सदन में वो हेमंत सोरेन के साथ जाते थे और फिर चले आते थे, कोई कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। क्या वही हाल क्या नीतीश कुमार का भी होने वाला है? नीतीश कुमार की सीट को लेकर भी बात हो रही है कि राज्यसभा में उनकी सिटिंग अरेंजमेंट में कहाँ उनको सीट मिलेगा, कहाँ उनको जगह मिलेगी। क्या संजय झा
हमेशा उनके साथ रहेंगे, इस तरह की बातें भी चल रही है। तो क्या है, कुछ स्वास्थ्य कारण भी आ रहे हैं क्या? 10 तारीख को नीतीश कुमार को सदस्यता दिलाई जाएगी, उसके बाद 16 तारीख से लेकर 3 दिन तक बाकी 36 जो सदस्य चुने गए हैं उनको दिलाई जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है ये वास्तव में एक रहस्य का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से नई सरकार बनी है और जो बहुमत है वो नीतीश कुमार के बदौलत आई है। बिहार एकजुट होकर के जो एनडीए को बहुमत दी है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, और फिर अचानक नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से जाना, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह की खबरें आ रही हैं। उसका क्या यथार्थ है ये जानने का अधिकार बिहार को भी है, बिहार की जनता को भी है, और जो जदयू के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको भी है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि इतनी बड़ी घटना घट रही है, नीतीश कुमार अपने 20 साल की जो राजनीति है, जो मुख्यमंत्री बने हैं उसको छोड़ रहे हैं, और उसके बाद वो राज्यसभा जा रहे हैं। घटनाएं एक से बढ़कर एक लगातार हो रही हैं। कभी भी वो पत्रकारों के सामने नहीं आए, कभी भी वो पत्रकार और नीतीश कुमार आमने सामने नहीं हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जब चुनाव प्रचार था, आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान जब आंधी और तूफान वाली स्थिति थी, उसमें नीतीश कुमार सड़क मार्ग से अपनी यात्रा कर दिए। वो वक्त था जब बिहार के चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव की भी रफ्तार थम गई थी, अमित शाह की भी रफ्तार थम गई थी। वैसे में नीतीश कुमार का दौरा जारी रहा। चुनाव होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार एक के बाद एक लगातार समृद्धि यात्रा पे भी चले गए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार का दौरा करेंगे ऐसा कहते रहे, गए नहीं। प्रशांत किशोर बोलते रह गए कि हम बिहार का दौरा करेंगे, लेकिन गए नहीं। सबसे अधिक अगर सक्रियता किसी को दिखी तो वो नीतीश कुमार की दिखी। तो अगर बिहार के दौरे की बात आप करें तो नीतीश कुमार सबसे अधिक सक्रिय रहे, सबसे उनकी बड़ी सक्रियता रही, जबकि वो मुख्यमंत्री थे, लगातार वो जीतते आ रहे थे। और दूसरी तरफ आप देखें तो पत्रकारों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है उनके स्वास्थ्य का यथार्थ? क्योंकि उनकी अगर तबीयत खराब है तो उसके इलाज का भी यथार्थ क्या है ये जानने का अधिकार, ये नीतीश कुमार का स्वास्थ्य केवल नीतीश कुमार का व्यक्तिगत मसला नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जदयू के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनके वो मुखिया हैं। तो ये बिहार को जानने का अधिकार है। और इस सवाल का जवाब देगा कौन? बीजेपी कैसे दे पाएगी? बीजेपी तो एक पार्टी के रूप में आगे बढ़ रही है। इसका जवाब जदयू को देना चाहिए। इसका जवाब निशांत कुमार की जो टीम है उनको देना चाहिए कि नीतीश कुमार को किन परिस्थितियों में अचानक ये पद छोड़ना पड़ा। देखिए, ये मीडिया में कहा जा रहा है कि ये पहले से ही तय था, जैसे सरकार बन गई कि नीतीश कुमार को हटना है। ये क्यों तय था? नई सरकार आई, जनता ने विश्वास दिया। तर्क दिया जा रहा है कि जब 43 सीट आई थी 2020 में तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो कोई एहसान थोड़ी किया था। नीतीश कुमार के पास राजनीतिक विकल्प थे। 43 लाने के बावजूद भी उन्हें एनडीए में मुख्यमंत्री बनने का विकल्प था, या फिर महागठबंधन में भी जाके वो मुख्यमंत्री बना सकते थे। मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प उस समय 74 सीट लाने के बाद भी बीजेपी के पास नहीं था, आरजेडी के पास नहीं था। राजनीति में विधायकों की संख्या और अवसर और विकल्प कितने हैं, इससे भी राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। तो ये तो नीतीश कुमार की अपनी क्षमता थी। इस वक्त तो नीतीश कुमार और सशक्त हैं, और केंद्र में बीजेपी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, उसमें भी नीतीश कुमार की एक भागीदारी है, महत्वपूर्ण भागीदारी है। ऐसे में नीतीश कुमार अचानक अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं, वो अपना पद छोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये मसला अगर उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो ये बताना चाहिए, कम से कम उनके लोगों को, अपने ही शुभचिंतकों को बताना चाहिए, और ये जदयू को बताना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं ये कोई स्कैम न लगे, ऐसा न लगे कि हाँ बीजेपी कोई ऑपरेशन लोटस मनमानी कर रही है। मुख्यमंत्री का अगर स्वास्थ्य एक मसला है तो उसके यथार्थ को बताया जाए। ये भी लोगों को जानने का हक है कि अगर नीतीश कुमार हट रहे हैं तो फिर जदयू का कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, निशांत कुमार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार में इस वक्त, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जानना लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे निशांत कुमार को लेकर के, निशांत कुमार 2025 की शुरुआत से ही निशांत कुमार को आना तय था, लेकिन निशांत कुमार नहीं आए। जदयू के कई बड़े नेता लगातार ये कहते रहे कि नीतीश कुमार हैं वो अपने पुत्र को राजनीति में नहीं लाएंगे, वंशवाद के वो खिलाफ हैं। फिर निशांत कुमार आए भी। अब जब आ गए तो एक और नैरेटिव चला जा रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बने, यानी जो जदयू इस सरकार में जदयू की तरफ से जिसकी बड़ी भूमिका होगी उसमें भी निशांत कुमार नहीं रहेंगे। ये भी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो क्या ये नैरेटिव नीतीश कुमार की इच्छा है या कौन चला रहा है?
मुख्यमंत्री पद छोड़ना नीतीश कुमार की इच्छा है या इसको कौन संचालित कर रहा है? इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं, जो सवाल या तो उसका जवाब जदयू दे पाए या स्वयं निशांत कुमार दे पाए, नहीं दे पाए तो बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं ये सवाल दफन हो जाएगी। लेकिन ये एक सवाल है, नीतीश कुमार अचानक बहुत सक्रिय होते हैं और फिर एक तरफ है वो संवाद नहीं कर पाते हैं। जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, जैसे राज्यसभा की जब बात मीडिया में आई तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पे अभी सभी विधायकों के साथ, सभी विधान परिषद के सदस्यों के साथ और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, सांसदों के साथ मुख्यमंत्री आवास पे बैठक है। लेकिन उसका कोई वीडियो या फुटेज उसमें नीतीश कुमार को बोलते हुए ऐसा कोई वीडियो तो मीडिया के सामने आया नहीं। तो नीतीश कुमार और मीडिया में जो एक बड़ा गैप कायम है, यही गैप इस तरह के सवालों के रहस्य को उलझाए हुए है और इसका जवाब जनता को मिलना चाहिए। बिल्कुल, सेहत पर सवाल उठ रहे हैं तो एक सवाल बिहार की राजनीति में एक ठहराव भी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किए, उसके बाद से कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव नहीं देखने को मिला। राजनीति में इतना लंबा पॉज जो है वो अक्सर तब आता है जब बैकग्राउंड में कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही होती है। खैर, इसके अलावा आप देखिए कि दिल्ली में जो चर्चा थी कि मोदी शाह से नीतीश कुमार मिलने जाएंगे, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि संजय झा और ललन सिंह की बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है और अब ये प्रक्रिया जो है वो सेकेंड लाइन लीडरशिप के जरिए आगे बढ़ रही है। यहीं पर संजय झा और ललन सिंह की बढ़ती सक्रियता और टीम निशांत के लोगों को आगे लाने की चर्चा भी हो रही है। इस बात को मजबूत करती है कि नई जो पावर स्ट्रक्चर क्वाइटली जो है वो तैयार हो रही है। कहा जा रहा है कि टीम निशांत से 2-3 मंत्री बन सकते हैं। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो ये एक स्लो बट प्लान पावर शिफ्ट लगता है, जहां बदलाव अचानक नहीं होगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप सामने आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल सर यही है कि क्या नीतीश कुमार धीरे धीरे एक्टिव राजनीति से पीछे हट रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक ऐसा रिपोजिशनिंग है जहां कंट्रोल रहेगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये डिकोड करने की जरूरत है कि जदयू में टीम निशांत है क्या। जैसे क्या वो जो 16 विधायकों के साथ निशांत कुमार की जो बैठक हुई है वही टीम निशांत है और शेष जो जदयू जो है वो निशांत कुमार के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है क्या? तो जदयू में ये जदयू क्या कोई दो अलग अलग भागों में बटी हुई है? यानी टीम नीतीश अलग और टीम निशांत अलग। निशांत कुमार को लाया गया था नीतीश पोस्ट नीतीश जदयू की राजनीति के लिए, उनको तो पूरे जदयू का नेतृत्व करना है। तो निशांत कुमार को अगर आप किसी जदयू के अंदर ही एक अलग टीम के रूप में स्थापित करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप जदयू पे निशांत कुमार का पूर्ण पकड़ हो, इसको आप रोकना चाहते हैं। यही तो मसला डिकोड करने का है। पहले निशांत कुमार को नहीं लाना है, फिर अचानक निशांत कुमार आ गए। अब निशांत कुमार जब आ गए तो कभी नारा लगता है कि जय निशांत तय निशांत, यानी वो नीतीश के बाद जदयू चाहती है कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बने और फिर ऐसा लगता है कि टीम निशांत की ओर से मात्र 2-3 विधायक बनेंगे। तो फिर टीम निशांत है क्या? ये कौन है जो इस बात ये नैरेटिव भी तय कर रहा है और ये निशांत की टीम को भी तय कर रहा है? ये बहुत ही बड़ी बात है कि निशांत कुमार क्या इस वक्त जदयू के पूरे जदयू का नेतृत्व तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात है कि फिर बिना पोस्ट नीतीश का क्या होगा? पोस्ट नीतीश जदयू किसके नेतृत्व में चलेगी? क्या निशांत के साथ साथ जदयू में कोई और पावर पॉइंट होगा? जो अभी जदयू का जो सेकंड लीडरशिप है का वही जो पावर पॉइंट उन्हीं लीडरों के बीच कहीं कहीं अटका हुआ रहेगा। तो ये बहुत ही गंभीर मसला है कि जदयू का जो राजनीतिक भविष्य कैसा है। और जो जदयू के नेता हैं, जो टीम निशांत अब तक जो माने जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पूरे जदयू का नेतृत्व निशांत के हाथ में दे। इसके लिए पार्टी के संगठन में एक तरीके से आवाज बहुत ही गंभीरता से और मजबूती से आवाज उठाएं, क्योंकि अगर निशांत कुमार भविष्य नहीं है जदयू के, अगर ये मैसेज नहीं जाता है बीजेपी के पास कि अब जदयू पे पूर्ण पकड़ निशांत कुमार की हो गई है, तो ऐसे में बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को जदयू को किसी भी स्वरूप में बदलने में मुझे नहीं लगता है कि कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कम से कम जदयू के जनाधार को भी तो बताना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी या जदयू का नेतृत्व कौन करेगा। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो निशांत कुमार की भूमिका मनमाने तरीके से तय कर रही है? उसमें भी उतार चढ़ाव हो रहा है। और ये जो फैक्टर जो जदयू के अंदर सक्रिय है वो कहां से गाइड हो रही है, उसको बैकअप कहां से मिल रही है? इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं
नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी और निशांत कुमार की भूमिका को लेकर के भी। क्या निशांत कुमार इतने हो गए हैं, निशांत कुमार पूरे जदयू को क्यों नहीं संभाल सकते हैं? पार्टी के संगठन में भी बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, वो डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर अगर जदयू ये चाहती है कि निशांत कुमार की जो भूमिका है वो सशक्त हो और वास्तव में निशांत कुमार जदयू का भविष्य बने, तब तो जदयू को एक ही डिप्टी सीएम बनाना चाहिए और वो भी निशांत कुमार। फिर अगर जदयू के साथ 2 डिप्टी सीएम आ जाएंगे तो इनकी भूमिका क्या होगी? माने जो पद निशांत कुमार को मिले वही पद जदयू के किसी दूसरे नेता को मिले, और वो दूसरा नेता कौन होगा? तो जो अभी जो सेकंड लेयर की जो टीम है नीतीश कुमार के साथ, उन्हीं का होगा। तो ये जो एक नेतृत्व जो होता है वो नेतृत्व को सर्वोपरि रखा जाता है, उसके समानांतर किसी को नहीं रखा जा सकता है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है और ये असली सवाल है। सवाल इस बात का नहीं है कि नीतीश जदयू के पास अपना मुख्यमंत्री नहीं है, सवाल इस बात का है कि संगठन चलाने के लिए जदयू के पास नेतृत्व है या नहीं। अगर वो नेतृत्व है तो आज न कल जदयू का फिर अपना कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा, लेकिन अगर संगठन चलाने का कोई ठोस और कोई एक नेतृत्व अगर जदयू के पास नहीं है, तब तो जदयू बिखर जाएगा, टुकड़ों में बिखर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा टीम निशांत को लेकर जिस तरह से बात चल रही है कि जो युवा चेहरे हैं, किसी के बेटे, किसी की बेटियां, भाई, अलग अलग युवा चेहरे टीम निशांत में आ जा रहे हैं, और जो टीम नीतीश के पार्ट हैं उनका अभी तक उनका वो नहीं है, भरोसा नहीं है कि क्या वो टीम निशांत में शामिल होंगे या नहीं। सर, बीजेपी के पास सीएम पद जाएगा ये तो ऑलमोस्ट तय हो गया है। सम्राट चौधरी अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर माने जा रहे हैं, तो एक फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी के पास सीएम प्लस 14-15 मंत्री होंगे, जेडीयू को डिप्टी सीएम मिलेगा, उसके साथ साथ 15-16 मंत्री उनको भी मिल सकते हैं। इसके अलावा एलजेपीआर के खाते में 2 मंत्री पद आ सकती है, अगर मांझी की पार्टी हम की बात करें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें तो 1-1 मंत्री पद मिलने की अभी चर्चा है। तो कुल मिलाकर कैबिनेट करीब 36 मंत्रियों की हो सकती है। 13 अप्रैल को आखिरी कैबिनेट है, 14 को इस्तीफा और 15 को नई सरकार की शपथ की चर्चा चल रही है। तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सीएम के साथ ज्यादा मंत्री लेकर भी जेडीयू को बराबरी का स्पेस दे पाएगी? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है कि मंत्रिमंडल में बीजेपी और जदयू दोनों के कितने नेता बनते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो एलजेपीआर है, एलजेपीआर के 19 विधायक भी हैं और राज्यसभा में एलजेपीआर की भूमिका भी रही है, और बहुत ही सहजता से और बहुत ही तेजी से राज्यसभा सदस्य की जो अपनी दावेदारी है वो चिराग पासवान ने छोड़ भी दी थी। तो निश्चित तौर से वो चाहेंगे कि उनके कोटे का कोई एमएलसी बने, क्योंकि 10 सीटों पे एमएलसी का इलेक्शन भी होने वाला है, और वो मंत्री भी बने। तो फिर चिराग पासवान को किस स्तर की जगह दी जाएगी, और अगर वो दी जाएगी तो फिर क्या उसके लिए नीतीश कुमार का कोटा खत्म हो जाएगा? जदयू को बीजेपी के बराबर मिले या कम से कम प्रतीकात्मक तौर पे बीजेपी से एक भी मिले तो ज्यादा मिले, ये बहुत ही गंभीर मसला है। लेकिन सवाल है कि इस वक्त जदयू की ओर से बीजेपी से बात कौन कर रहा है सरकार गठन को लेकर के? क्या स्वयं नीतीश कुमार अगर सक्षम है? मुझे लगता है इसमें संदेह है कि अगर वो सक्षम होते तो क्या इस तरह की राजनीतिक हालात हो जाती, और अगर उनका जो उनके बाद जो सेकंड लेयर की जो नेता लीडरशिप है अगर वो सब तय कर रही है, तो वो क्या बीजेपी के प्रभाव से मुक्त होकर के सब कुछ जदयू के हित में तय कर पाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि विधायक क्या बीजेपी के बराबर मिले या कम से कम प्रतीकात्मक तौर पे एक भी मंत्रालय बीजेपी से ज्यादा मिले। दूसरी बात यह है कि मंत्रालय कौन मिले? गृह मंत्रालय के बाद वित्त मंत्रालय आता है, तो क्या वित्त मंत्रालय इनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? तो ये सारे जो मसले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ ये कह देने से कि नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेगा, ये कह देने से आप बिहार की जनता को, खासकर जदयू का जो जनाधार है, उनको आप आश्वस्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार के मार्गदर्शन का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि बंद कमरे में मीटिंग होगी और बाहर एक खबर आ जाएगी कि जो नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान स्वयं नीतीश कुमार ने किया। ये खबर आ जाएगी मीडिया में, मीडिया के आंखों के सामने। माने कोई भी जो निर्णय है वो पारदर्शी तरीके से तो नहीं हो रही है। इतना हक तो कम से कम बिहार की जनता को है, क्योंकि बिहार की जनता ने अभी कुछ ही महीने पूर्व मतदान दिया है और किसी एक सरकार को, एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है, तो उसका यह अधिकार बनता है कि निर्णय क्या हो रहे हैं वो मीडिया के सामने कम से कम आ जाए। लेकिन सारी बातें आंखों से ओझल है। तो ये मंत्रिमंडल का जो गठन है वो भी देखने वाली बात होगी कि कितने मंत्री और कौन कौन मंत्री बने, नए कितने बने, पुराने कितने बने, ये सारी बातें देखने वाली होगी। और उसके बाद
किस तरीके से अधिकारी आएंगे। बहुत सारी ऐसी खबरें कि कई जो अधिकारी हैं जो नीतीश सरकार में रह चुके हैं वो बिहार से बाहर जाना चाहते हैं, तो अधिकारियों की तैनाती कैसे होगी, मंत्रिमंडल का गठन कैसा होगा, ये सारी बातें तय करेगी कि आने वाले समय में या नई सरकार में जदयू की क्या भूमिका होगी और नई सरकार में जदयू क्या कोई पावर पॉइंट होगी, क्या जो एजेंडे जो 7 निश्चय पार्ट 3 जो नीतीश कुमार का चल रहा है वो उसी नाम से या उसी तरीके से चलता रहेगा। जो नई सरकार जो सभी महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात है, जिसमें 10,000 की राशि दे दी गई है, 1,90,000 देना है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, हर जिला में एक सरकारी अस्पताल खोलना है। तो क्या अगर ऐसा होता है, इस दिशा में अगर सरकार आगे बढ़ती है, तो वो नई सरकार बीजेपी के मुख्यमंत्री वाली सरकार ये बताएगी कि हम नीतीश कुमार के ही का जो निर्णय था, उनकी जो घोषणाएं थी, उसी में आगे जा रहे हैं। क्योंकि सरकार बनने के बाद पावर जो पॉइंट है वो सब तय हो जाने के बाद जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनका श्रेय लेने का भी होर होता है, उनका भी एक होर होता है। तो वो भी उसमें कितनी जदयू की हिस्सेदारी होगी और उस पर हिस्सेदारी करने के लिए जदयू कितनी तैयार है, ये भी एक सवाल है। तो ये सारी बातें मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही ये सब तय हो जाएगा कि नई सरकार में जदयू की क्या स्थिति है और आने वाले समय में जदयू की कैसी तैयारी है। बिल्कुल सर, इलेक्शन कमीशन ने एमएलसी उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये सीट जो है वो राधा चरण शाह के इस्तीफे के बाद, जो कि विधानसभा चुनाव में संदेश से विधायक बने, उनके इस्तीफे के बाद 16 नवंबर 2025 से खाली है और 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन, 23 अप्रैल तक नामांकन और 12 मई को वोटिंग और 14 मई को काउंटिंग होगी। जीतने वाले का कार्यकाल सिर्फ अप्रैल 2028 तक रहेगा। आचार संहिता भी तुरंत लागू हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन बड़ा चेहरा मैदान में उतारा जाएगा। जी देखिए, ये भोजपुर बक्सर का जो स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र का ये चुनाव होने वाला है और इसमें राधा चरण शाह संदेश से चुनाव लड़े थे। वो मात्र 26 या 27 वोट से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं दीपू सिंह, उनसे वो जीत हासिल किए थे। ये जो त्रिस्तरीय जो पंचायत है या जो नगर निगम होता है, जिसमें नगर पंचायत नगर परिषद के जो सदस्य हैं या जो मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, यही मतदान करते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग खड़े होंगे एनडीए की ओर से, अगर ये जदयू का सीट है तो जदयू का उम्मीदवार खड़ा होता है तो इसमें बीजेपी के लोग कितना सहयोग करते हैं। हालांकि इसमें नगर निकाय इसके वोटरों की संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो पंचायत होता है, जो जिला परिषद होता है, उसी की से वोट करते हैं। शहरों में नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम के लोग के सदस्य उसको वोट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक सहयोग है वो भी दर्शाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री छोड़ने के बाद अब एक इलेक्शन का सिलसिला शुरू होगा। शुरुआत राधा चरण शाह वाली जो सीट है, भोजपुर बक्सर वाली जो सीट है, उससे शुरू होगी। उसके बाद 10 या 11 सीटों पे विधायक कोटे का जो एमएलसी का सीट है वो होगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में 4 शिक्षक कोटे का, 4 स्नातक कोटे का एमएलसी का जो होगा सीट है उस पे होगा। यानी टोटल नवंबर दिसंबर में 8 सीटों पे एमएलसी का इलेक्शन होने वाला है। तो ये दिखाएगा कि इनमें जदयू और बीजेपी के बीच कितना तालमेल रहता है। शुरुआत इस सीटों से होगी। और देखिए, ये इसमें चूंकि इसमें जो स्थानीय निकाय के ही सदस्य जो वोट देते हैं, वोटरों की संख्या कम होती है। इसके बारे में एक बात कहा जाता है कि इसमें पैसों का भी बोलबाला होता है। जैसे हम लोग चर्चा करते थे कभी कि जो राज्यसभा की सीटें हैं जिसमें आरजेडी या महागठबंधन की ओर से एडी सिंह खड़े थे, तो पैसों का बोलबाला होता है। वैसे ही क्योंकि इसके वोटरों की संख्या कम होती है वो होता है, लेकिन फिर भी पार्टी और गठबंधन अगर एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा तो फिर ये सीट एनडीए निकाल लेगी। लेकिन अगर बीजेपी का सहयोग पूरी तरीके से जदयू के उम्मीदवार पे नहीं रहा तो हो सकता है आरजेडी अपनी सीट निकाल लेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इन विषयों पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।